मंगल मूर्ति राम दुलारे, आन पड़ा अब तेरे द्वारे। हे बजरंग बली हनुमान, हे महावीर करो कल्याण, हे महावीर करो कल्याण। तीनों लोक तेरा उजियारा, दुखियों का तूने काज संवारा। तीनों लोक तेरा उजियारा, दुखियों का तूने काज संवारा। हे जगवंदन केसरी नंदन, हे जगवंदन केसरी नंदन। कष्ट हरो हे कृपा निधान, कष्ट हरो हे कृपा निधान। मंगल मूर्ति राम दुलारे, आन पड़ा अब तेरे द्वारे। हे बजरंग बली हनुमान, हे महावीर करो कल्याण, हे महावीर करो कल्याण। जय बजरंगबली, जय श्री राम। प्रिय भक्तों, हनुमान गाथा चैनल में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हम लोग जाने थे कि तारा बनी गर्जना कैसे आत्महत्या करती है और बाली कैसे युद्ध के लिए अंजन प्रदेश के लिए निकलते हैं। अंजन प्रदेश के लिए जब बाली आते हैं और अंजन प्रदेश पर आते ही आक्रमण कर देते हैं। किष्किंधा और अंजन प्रदेश के सेनाओं में भीषण युद्ध शुरू हो जाता है। ये देखकर मारुति पवन देव का आवाहन करते हैं और पवन देव से अनुरोध करते हैं कि अब सही समय आ गया है, आप तारा मौसी को मुक्त कर दीजिए। इधर काफी समय तक युद्ध होने के बाद केसरी और बाली में युद्ध शुरू हो जाता है और बहुत लंबे समय तक युद्ध होने के बाद बाली केसरी को परास्त कर देते हैं और केसरी को मारने चले जाते हैं। उधर तारा को मुक्त कराने के लिए पवन देव उस गुफा में तेज हवाओं के साथ प्रवेश करते हैं और वहां के जितने भी असुर होते हैं वे चारों तरफ बिखर जाते हैं और पवन देव तारा को लेकर युद्ध क्षेत्र में आ जाते हैं। ठीक उसी समय पवन देव तारा को लेकर आते हैं जब बाली परास्त केसरी को मारने जा रहे थे। तभी दूर से तारा चिल्लाती है, रुक जाइए। और ये देखकर सभी लोग रुक जाते हैं और तारा को देखकर सभी लोगों को आश्चर्य होने लगता है कि जिस तारा के लिए हम लोग युद्ध कर रहे हैं वो तारा जीवित कैसे है। फिर तारा वहां पहुंचकर बाली को रावण द्वारा किए गए सभी षड्यंत्र के बारे में बतलाती है और बतलाती है कि रावण आपका मित्र नहीं, आपका शत्रु है। फिर बाली बोलता है, लेकिन रावण तो मेरा मित्र है और वो मेरे साथ इतना बड़ा छल कैसे कर सकता है। फिर तारा बतलाती है कि रावण बानरों को लड़ाकर आपस में मारना चाहता है। बाली केसरी से फिर क्षमा मांगते हैं और सभी लोग अंजन प्रदेश पहुंच जाते हैं। अंजन प्रदेश पहुंचने के बाद बाली स्वीकार करते हैं कि मैं रावण के बहकावे में आकर अंजना के पुत्र को मारना चाह रहा था और ये मेरी बहुत बड़ी भूल थी। फिर सभी लोग मिलकर मारुति का अन्नप्राशन करते हैं। जब इन घटनाओं का पता रावण को चलता है तो रावण प्रहस्त को बहुत प्रताड़ित करता है, लेकिन प्रहस्त बतलाता है कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, क्योंकि ये तो पवन देव तेज आंधी के साथ आए थे और तारा को मुक्त कराकर ले गए थे। मारुति के अन्नप्राशन होने के बाद सभी देवता लोग भी इस दृश्य को देख रहे होते हैं और सभी देवता लोग भी बहुत खुश होते हैं। उधर रावण की माता केकसी रावण को काफी दिनों से बानरों के पीछे भागते देखकर रावण से बोलती है कि तुम बानरों के पीछे अपने शक्ति को क्यों नष्ट कर रहे हो, अपने समय को क्यों बर्बाद कर रहे हो।
तुम बानरों के पीछे भागने के लिए पैदा नहीं हुए हो और ये संस्कार मैंने तुम्हें नहीं दिया कि तुम बानरों के पीछे भागते रहो। तुम्हें तीनों लोक पर विजय प्राप्त करने की तैयारी करनी चाहिए। बानरों के पीछे अपनी शक्ति नष्ट नहीं करनी चाहिए। ये सुनकर रावण मानसिक शांति के लिए शंकर जी का पूजा करने के लिए चला जाता है और शंकर जी का पूजा करता है। पूजा करने के बाद फिर वापस केकसी के पास आता है। इधर मारुति अंजना, केसरी, जामंत जी, कुंजर जी के साथ खेलते खेलते थोड़े बड़े हो जाते हैं और बड़े होने के बाद वो खाना भी खाने लगते हैं और लड्डू उनको बहुत ज़्यादा पसंद आने लगता है और वो गदा से खेलते हैं। जहाँ भी जाते हैं वहाँ गदा ले जाते हैं और लड्डू उनको बहुत ज़्यादा पसंद होता है, इसलिए वो सबसे ज़्यादा लड्डू खाते हैं। अंजना मारुति को कभी अपने से दूर नहीं रहने देती। अंजना चाहती थी कि मारुति हमेशा उनके आंखों के सामने रहे और इसीलिए मारुति अगर थोड़ा सा भी इधर उधर चले जाते थे अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए, तब भी अंजना बहुत ज़्यादा परेशान होने लगती और तुरंत उनको खोजने लगती, क्योंकि अंजना हमेशा मारुति को अपने आंखों के सामने देखना चाहती थी। इधर लंका में केकसी रावण को बोलती है कि ये शापित रक्त कुंभ तुम लंका में क्यों रखे हो? ये जब शापित है तो इसे किसी शत्रु के प्रदेश में क्यों नहीं रख देते हो, जिससे शत्रुओं का नाश भी होगा और हमारे पास जो लंका में अशुभ संकेत मिल रहे हैं ये भी समाप्त हो जाएगा। रावण ये सुनकर बहुत खुश होता है और बोलता है ठीक है, मैं इस रक्त कुंभ को ले जाकर किष्किंधा नहीं तो अंजन प्रदेश में डाल देता हूँ। तभी केकसी बोलती है नहीं, अंजन प्रदेश और किष्किंधा हमारे ही क्षेत्र में आता है, इसलिए हमें इस रक्त कुंभ को वहां नहीं ले जाना चाहिए, वहां नहीं रखना चाहिए। और बल का अपमान तो हम कभी भी बल से दे सकते हैं, किंतु सभा में जो अपमान हुआ होता है उसका बदला हमें जल्दी से चुका लेना चाहिए। फिर केकसी बोलती है कि भरी सभा में मिथिला में जो तुम्हारा अपमान हुआ था, क्या तुम उसको भूल गए हो? रावण बोलता है नहीं, उस अपमान को तो मैं कभी नहीं भूल सकता। फिर केकसी बोलती है कि तुम्हें याद है ना, जब मिथिला में सर्वश्रेष्ठ विद्वानों का सम्मेलन हो रहा था और उसमें सभी विद्वानों को सम्मानित करने के लिए बुलाए गए थे और वहां तुम भी गए थे, तब राजा जनक ने रावण को ये कहकर सर्वश्रेष्ठ विद्वान मानने से इनकार कर गए थे कि तुम ज्ञानी हो, ब्राह्मण कुल में जन्म लिए हो, किंतु तुम्हारा आचरण दैत्यों के समान है, इसलिए मैं तुम्हें सर्वश्रेष्ठ विद्वान होने का सम्मान नहीं दे सकता। भरी सभा में इतने बड़े अपमान का बदला लेने का अब समय आ गया है, इसलिए तुम इस रक्त कुंभ को ले जाओ और मिथिला के धरती में रख दो। फिर रावण को ये सुझाव यानी कि अपने माता का आदेश बहुत पसंद आता है और रावण उस रक्त कुंभ को ले जाता है और मिथिला की धरती में अंदर गाड़ देता है। उसके बाद रावण बहुत खुश होता है और बोलता है अब मिथिला का अंत होना निश्चित है, अब मिथिला को कोई नहीं बचा सकता इस श्रापित रक्त कुंभ से। अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि कैसे नारद जी देवताओं के साथ आए अंजना के हाथों का पकवान और लड्डू खाने। इस वीडियो को राम भक्त और हनुमान भक्तों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को शेयर करें। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया जानने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक करें और आगे की कहानी लगातार जानने के लिए हनुमान गाथा चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।